हेलो दोस्तों, वेलकम टू इट अनदर पावर पैक्ड पावर नोट बेस्ड सेशन। यस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बेस्ड किट इज पावर नोट्स। देखो यार, ये मस्त सुंदर सा क्यूट लिटिल चैप्टर यार एक पेज में कंप्लीट हो रहा है। ये तो इतना सही है, मस्त। इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं, फोड़ देते हैं यार। देखो चलो, सो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से रिकमेंडेड डीएनए बनाया वगैरह जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे उसका एप्लीकेशन क्या है। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। उस डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसको मॉडिफाई करना है, उस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट उससे लेने हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। सो देखते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन है भाई थेरापेटिक, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाना है ना, फूड को बनाना, बायो रिमीडिएशन करना। बायो रिमीडिएशन मतलब क्या, इट एम्प्लॉयज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स इन द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट, पोल्यूटेंट एंड टॉक्सिन फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर। इसे कहते हैं बायो रिमीडिएशन। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है। इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था बेटा प्रीवियस ईयर्स में, कि बायो रिमीडिएशन की डेफिनेशन पूछ ली थी। आपने देखा होगा कि सुडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। होता क्या है कि ओशन में जो शिप्स जाते हैं, उस शिप में से कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है। उस ऑयल को डाइजेस्ट करने के लिए सुडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। वो भी एक बायो रेमिडिएशन है, जहां पे हम माइक्रोब्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं टू रिमूव द कंटेमिनेंट, इस तरीके से। ओके, सो ये डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, क्योंकि बायो रेमिडिएशन ये जो वर्ड है यहाँ पे यूज किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज मेड द क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्रॉप्स को मॉडिफाई कर दिया है। अब वो अलग अलग डिसीज के लिए रजिस्टर हो चुके हैं, जैसे कि बीटी कॉटन प्लांट, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट। इट हैज रिड्यूस्ड द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। हमने क्या किया है यार, ये जो बीटी कॉटन प्लांट है, हम इसे बायोपेस्टिसाइड कह रहे हैं। हम इसे बायोपेस्टिसाइड कह रहे हैं। अगर इसको कोई वो जो पर्टिकुलर इंसेक्ट है वो खा लेता है तो मर जाता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड का यूज हमने कम कर दिया है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर करके। सही है, ओके भाई साहब। नाउ इट हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ऐसे क्रॉप्स बनाए जिसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस सब कम हो चुके हैं अपने। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय द प्लांट। हमने यहाँ पे प्लांट में कुछ ऐसे बदलाव किए मॉडिफिकेशन के थ्रू, जिसकी वजह से प्लांट अब कम मिनरल को इंटेक लेते हुए भी अच्छा प्रोडक्शन दे पाता है। तो ये जैसे कि वैसे आएगा बेटा, ये हमें पता चाहिए। हमने कुछ ऐसे फूड्स, मतलब हमने क्या किया, कुछ ऐसे बदलाव किए प्लांट में जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल हमने गोल्डन राइस बनाया है। गोल्डन राइस क्या है बेटा, ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए ज्यादा क्वांटिटी में होता है, दैट इज कैरोटीन ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना। ओके भाई साहब, चलो अब देखते हैं कि कौन से प्लांट हमने बनाए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। सबसे पहले प्लांट के बारे में हम बात करेंगे बीटी कॉटन। नेक्स्ट प्लांट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज अ टोबैको प्लांट। सो लेट्स टॉक अबाउट बीटी कॉटन। तो बीटी का मीनिंग होता है बैसिलस थर्मोजेनेसिस। अब ये चीज क्या है भाई, बैसिलस थर्मोजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जो कि बीटी टॉक्सिन, बैसिलस थर्मोजेनेसिस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड it has been expressed in the plant to provide resistance to insect without the need of for insecticide। हमने क्या किया, बीटी टॉक्सिन, ये जो बैक्टीरिया था बैसिलस थर्मोजेनेसिस, इससे भाई बैसिलस थर्मोजेनेसिस टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन हमने बाहर निकाला और प्लांट के अंदर डाला, प्लांट को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट, मतलब पर्टिकुलर इंसेक्ट अगर इसको खाता है तो इंसेक्ट मर जाएगा। सही है, तो बेसिकली हमने बायो पेस्टिसाइड क्रॉप यहाँ पे डेवलप कर दिया है। इस वर्ड को आपने प्लीज नोट डाउन कर लेना कि बायो पेस्टिसाइड वर्ड यूज किया जा रहा है इन क्रॉप्स के लिए। एग्जांपल्स क्या है भाई, सिर्फ बीटी कॉटन, हमने कॉटन को मॉडिफाई कर दिया, अब हम इसे कहते हैं बीटी कॉटन। हमने कॉर्न को भी मॉडिफाई कर दिया, नाम लेते हैं बीटी कॉर्न, है ना। इस तरीके से राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन को भी हमने मॉडिफाई किया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाएगा कि कौन से क्रॉप्स को अपने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे मॉडिफाई किया है। ये नाम आपको पता चाहिए, बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, राइस हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया एंड सोयाबीन हो गया। सही है बेटा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बीटी कॉटन को किस तरीके से हमने मॉडिफाई किया है। बैसिलस थर्मोजेनेसिस प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट किल्स इंसेक्ट। अब ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा, ये जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थर्मोजेनेसिस बैक्टीरिया, ये एक टॉक्सिन बनाता है। ये एक टॉक्सिन बनाता है कुछ इस तरीके से, कोई इंसेक्ट अगर आता है तो वो इंसेक्ट इस टॉक्सिन की वजह से मर जाता है। ये जो बीटी टॉक्सिन है, ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। जैसे लेपिडोप्टेरॉन के ऊपर एक काम करेगा, लेपिडोप्टेरॉन मतलब टोबैको बर्डवर्म, आर्मीवर्म को मार देता। कोलेप्टेरॉन में बिटस को मार देता है, डायप्टेरॉन में फ्लाइज, मॉस्किटो को मार देता है। सही है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन इनएक्टिव फॉर्म। अब ये जो टॉक्सिन फॉर्म है ये इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, और ये इंसेक्ट के पेट में अल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होता है
जब ये पेट में जाता है, मिडगट में जाता है, मिडगट दैट इज उसके पेट में जाके इपिथेलियम के साथ बाइंड कर जाता है और उसके पेट को फाड़ देता है, जिसके बाद उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी टॉक्सिन को अगर कोई कैटल इसके ऊपर फीड कर जाता है तो कैटल को कोई नहीं होगा, क्योंकि कैटल के पेट में एसिडिक पीएच है, जैसे हमारे पेट में भी एसिडिक पीएच है। उस एसिडिक पीएच में टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसके वजह से ये पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मार रहा है, कैक्टस इससे बिल्कुल सेफ है। तो ये एक्सलेंट एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो गया। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens। हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो टॉक्सिन बनाने वाला जो डीएनए है, ये जो टॉक्सिन बनाने वाला जो यहाँ पे डीएनए है बेटा, हमने क्या किया, इस डीएनए को हमने आइसोलेट किया। सो लेट्स से कि दिस इज अ डीएनए है, इस डीएनए को हमने यहाँ पे आइसोलेट कर दिया है कुछ इस तरीके से। और अब हम ये जो डीएनए है, मतलब ये जो जीन है, इस जीन को हमने क्या किया, प्लांट सेल के अंदर डाला है। ऐसे नहीं होता कि आपने इसको उठाया प्लांट सेल के अंदर डाल दिया, इसको यहाँ पे डालने के लिए आपको एक वेक्टर लगता है। वो जो वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम है एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens। ये है एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens। ये क्या करेगा, इस डीएनए को उठाएगा और यहाँ पे लेके जाएगा। सही है, ये बहुत बार पूछा हुआ एमसीक्यू है कि किस टाइप का वेक्टर यहाँ पे यूज किया गया है, एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया गया है। वैसे भी अगर प्लांट सेल का मॉडिफाई करना चाहते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम को ही हम प्रीफर करते हैं। सही है, वेरी गुड। सो यहाँ पे देखते हैं जीन, ऐसे कौन से जीन से भाई, जैसे जीन का नाम है CRI1AC CRI2B जीन। ये जीन क्या करता है, ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है कॉटन बोलवॉर्म से, कॉटन बोलवॉर्म से प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। तो हमने कॉटन प्लांट में इसको डाल दिया। अब वो जो कॉटन प्लांट है, वो प्लांट बच जाएगा, कॉटन बोलवॉर्म उसको खा नहीं पाएगा। वैसे CRI1AB बहुत इंपॉर्टेंट जीन है। ये जीन हमने क्या किया, कॉर्न और मेज में डाला है। सही बात है, कॉर्न या मेज में, जिसके वजह से मेज को प्रोटेक्शन मिल जाता है कॉर्न बोरर से। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे हो जाती है कि कौन से जीन किसको किससे प्रोटेक्शन दे रही है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये तो रहा बीटी कॉटन। इस टाइप के कॉटन को आप क्या कहोगे, बीटी कॉटन। ये ऐसा कॉटन है जिसके अंदर बैसिलस thuringiensis का जीन आपने डाला है। अब इसके प्लांट में, अब प्लांट के सेल में टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है। उस टॉक्सिन से कोई भी अगर बैक्टीरिया आ जाता है उसको खाएगा, बैक्टीरिया नहीं, कोई इंसेक्ट आएगा उसको खाएगा तो मर जाएगा। बात करते हैं टोबैको प्लांट की। अब एक नेमेटोड होता है बेटा, नेमेटोड जिसका नाम है मिलाडोगाइन इनकॉग्निटा। ये जो क्या करता है, ये प्लांट, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट कर देता है और रूट नॉट डिसीज कॉज करता है। इट इज कॉल्ड एज रूट नॉट डिसीज, जिसकी वजह से बहुत इसका टोबैको प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो नोमेटोड स्पेसिफिक जीन, अब हमने क्या किया, ये जो नेमेटोड था उससे जीन हमने बाहर निकाला, वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द नेमेटोड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट सेल यूजिंग वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम। हमने क्या किया, नेमेटोड का जीन प्लांट सेल के अंदर डाल दिया। अगेन हमने वेक्टर वही यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम। नाउ दिस नेमेटोड्स डीएनए प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे, अब ये जो प्लांट सेल है बेटा, ये जो प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है यहाँ पे, ये देखो ये प्लांट सेल है। अब ये प्लांट सेल के अंदर क्या किया हमने, नेमेटोड का डीएनए डाल दिया सबसे पहली बात। अब क्या होता है, अब नेमेटोड का डीएनए प्लांट सेल के डीएनए के साथ सबसे पहले तो वहां पे जाके फ्यूज हो जाएगा। सही है, अब क्या करेगा ये, यहां पे जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होता है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है। लेकिन ये स्पेशल टाइप का जीन है, इसके यहां पे जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसलिए दो स्ट्रैंड बनते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे फॉर्म होता है। देखो, दिस नेमेटोड्स डीएनए प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA in the plant cell. These two RNA being complementary to each other form a double stranded RNA. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बताया गया है। डबल स्ट्रैंडेड RNA प्लांट सेल के अंदर फॉर्म हुआ। When nematode feeds on the plant cell, जब नेमेटोड आएगा तो वो क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को खा लेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए enters into nematode, binds to and prevents the translation of the mRNA. अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बेटा, ये क्या करता है, ये जब नेमेटोड इसको खाता है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है नेमेटोड में ट्रांसक्रिप्शन को रोक लेता है, बेसिकली ट्रांसलेशन को वो रोक लेता है। सो देखो, व्हेन नेमेटोड फीड्स ऑन द प्लांट सेल, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंटर्स इनटू द नेमेटोड, बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। इसे कहते हैं हम साइलेंसिंग। क्या, किसे साइलेंट कर रहा है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होने दे रहा है नेमेटोड में, जिसकी वजह से नेमेटोड में प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, नेमेटोड की डेथ हो जाएगी। अगर आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो तो इसके ऊपर स्पेशल आधे घंटे का लेक्चर है, आप देख सकते हो, या तो भी C3 सीरीज में इस टॉपिक को कवर किया गया है। फॉरवर्ड करके इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप देख सकते हो, एनिमेशन के साथ दिखाया गया है। द कॉन्सिक्वेंस इज दैट द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट।
है ना। तो इसके वजह से ये इसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये जो हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया, इसे हम कह रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस। देखो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म है इसे हमने आरएनए इंटरफेरेंस कहा, जो कि हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बहुत ही कम चीजें ऐसी होती है जो सब में हमें दिखाई देती है, ये उनमें से एक है बेटा। कि यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि सब में दिखाई देता है, हाँ बिल्कुल सब में, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इट इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, सही बात है। This method involves the silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent the translation of a mRNA. नॉर्मली अपने सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर कोई वायरस जाता है तो हमारा सेल भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल का यूज करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है। मतलब उसी के जीन को यूज करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाए, अभी डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसी के जेनेटिक मटेरियल को मार देता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। एमसीक्यू बनेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना एमसीक्यू बनेगा कि ये डिफेंस मैकेनिज्म की बात है, जहां पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये जो पैथोजन है उसको मार देता है। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय द वायरसेस, जैसे अभी हमने देखा, हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कॉल्ड एज ट्रांसपोसन्स व्हिच आर कॉल्ड एज द जंपिंग जीन्स, राइट, दैट रिप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, इतना याद रखना कि आरएनए इंटरफेरेंस है सेल्यूलर डिफेंस है, जहां पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है और ये सभी यूकैरियोट्स में आपको पाया जाता है। सही है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे की क्या बात हो रही है, चलो देखते हैं भाई साहब। ओके, यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन की अगर बात करें हम तो यहाँ पे देखो इंसुलिन की बात हो रही है। सो इंसुलिन यूज फॉर द डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द कैटल और पिग। देखो डायबिटीज में होती है इंसुलिन की डिफिशियंसी। अगर आप इंसुलिन देना चाहते हो उस पेशेंट को, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कैटल से, पिग से इंसुलिन को बाहर निकाला और वो दे दिया पेशेंट को। लेकिन बहुत पेशेंट को प्रॉब्लम हो गया, क्यों? क्योंकि इसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने लगी, क्योंकि ये तो फॉरेन मटेरियल था बॉडी के लिए। सही है। नाउ इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन बना होता है दो चेन से, उसमें होती है चेन ए और चेन बी, जो कि होल्ड की जाती है सी पेप्टाइड से। सो जब इंसुलिन बनता है, जब ट्रांसलेशन होता है, तो यहां पे क्या होता है, जब ट्रांसलेशन होता है तो यहां पे इस तरीके से दो चेन से ये इंसुलिन बना हुआ होता है, जिसे हम चेन ए और चेन बी कहते हैं, और बीच में होता है सी पेप्टाइड, दोनों चेन को होल्ड करके रखता है, ये चेन और बी चेन को। सही बात है ना। अब होता क्या है, दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। ये जो सी पेप्टाइड होता है बीच वाला, ये मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ उसमें चेन ए और चेन बी होती है। सही है, ओके। क्योंकि ये जो सी पेप्टाइड बना है उसको रिमूव कर देता है आगे चल के गोल्जी बॉडी। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन फॉर द इंसुलिन यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। अब हुआ क्या, हमने इंसुलिन का जीन बाहर निकाला, बैक्टीरिया के अंदर डाला, बैक्टीरिया ने यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू किया चेन ए चेन बी, लेकिन हमारे जीन में सी पेप्टाइड बनाने वाला भी जीन है, तो भाई बीच में सी पेप्टाइड भी आ रहा था। फिर साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए को कैसे निकाले, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एमसीक्यू था कि सी पेप्टाइड बीच में आ रहा था। ये मेन चैलेंज था साइंटिस्ट के लिए कि सी पेप्टाइड को कैसे बाहर निकालोगे आप, है ना, ये सी पेप्टाइड को आप कैसे बाहर निकालोगे, मेन प्रॉब्लम हो गया था। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। अब लिली नाम की कंपनी है, एल लिली, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them into the plasmid of E. coli to produce insulin chain। यहां पे इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने चेन ए को बनाने वाला जीन पहले डाला, उसके बाद चेन ए बनाने वाला जीन फिर से बैक्टीरिया में डाला, चेन ए और चेन बी को सेपरेटली बनाया गया और उन चेन को आर्टिफिशियली इस तरीके से लाइगेट किया गया विद द हेल्प ऑफ सल्फाइड ब्रिज। देखो यहाँ पे ये भी एमसीक्यू एक बार पूछा था कि दोनों चेन को होल्ड कौन, मतलब इंसुलिन में कौन सा ब्रिज हमें दिखाई देता है, कौन होल्ड करके रखता है चेन ए और चेन बी को, वो होल्ड करके रखता है सल्फाइड ब्रिज। देखो चेन ए एंड चेन बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली, सेपरेट बनाया, क्यों? क्योंकि पहले तो सी पेप्टाइड अगर आ गए बीच में तो उसको कैसे निकालोगे, तो सेपरेटली बनाया गया। इट इज एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला एमसीक्यू दो बार आपको दिखाई देगा, एक
कि भाई डाइसल्फाइड बोरॉन इंसुलिन में होता है, डाइसल्फाइड बोरॉन एंटीबॉडी में भी होता है ना। तो दो जगह पे आपके सिलेबस में एंटीसल्फाइड बोरॉन के बारे में दिया गया है, ये दोनों के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में भी एमसीक्यू आ चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी इट इज द इंसर्शन ऑफ अ जीन इनटू एन इंडिविजुअल सेल एंड टिश्यूज टू ट्रीट द डिसीज, स्पेशली हेरिडिटरी डिसीज। जीन थेरेपी मतलब क्या, हम यहाँ पे अगर किसी का जीन डिफेक्टिव है तो उसके जीन को उसको निकाल लेंगे और अच्छा वाला जीन डाल देंगे, निकालेंगे से अच्छा वाला जीन डाल दो, आपको जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। इसे कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी यूज की जाती है बहुत सारे डिसीज में। जो आपके सिलेबस में जो डिसीज दिया गया है उसका नाम है एडिनोसिन डियामाइनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डियामाइनेज डेफिशिएंसी, ये जो एंजाइम है बेटा, ये होता है, मतलब क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ठीक से फंक्शन करनी चाहिए, इसके लिए इस एंजाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली क्या होता है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो न्यूक्लियोटाइड बहुत, ये जो एडिनोसिन है ना, ये बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाता है। अगर ये नहीं रहा तो एडिनोसिन ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, जो क्या करता है बी सेल और टी सेल को मार देता है। इसलिए ये एंजाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एडिनोसिन का डीअमाइनेशन कर रहा है, वहां से हम नाइट्रोजन ग्रुप को बाहर निकाल रहे हैं। Adenosine deaminase deficiency is caused due to the deletion of the gene for the adenosine deaminase। देखो बेटा ये वर्ड ऐसे छूट जाते हैं जो पावर नोट्स में नहीं छूटेंगे। यहाँ पे देखो adenosine deaminase deficiency किसके वजह से हो रहा है? It is due to the deletion of the gene, है ना। जैसे सिकल सेल के बारे में हमें दिया गया, it is because of the point mutation substitution of a gene। This is because of the point mutation deletion of a gene। सही है, deletion of the gene for the adenosine deaminase। अब इसको भाई ये जो बच्चा है, इस बच्चे में क्या हो गया, एडिनोसिन डियामाइनेज बनाने वाला जीन ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या दोगे? भाई आपको पता है कि इसमें बी सेल और टी सेल मर रहे हैं, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आप कर दोगे ताकि बी सेल और टी सेल अच्छे से बने, राइट। या तो फिर आप क्या कर दोगे, ये एंजाइम नहीं बन रहा है, ये जो बेबी है इसके बॉडी में, तो आप बाहर से इसका इंजेक्शन लगा दो, कॉल्ड एज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन दोनों की बात तो यही है ना कि ये टेम्पररी क्योर हो गया, दिस इज अ टेम्पररी क्योर, क्योंकि ये जो बोन मैरो आप ट्रांसप्लांट करोगे तो बोन मैरो की अपनी एक लाइफ है, उसके बाद तो वो बच्चा सफर कर जाएगा। तो परमानेंट क्योर क्या है? देखो परमानेंट क्योर क्या है, परमानेंट क्योर अगर आप कराना चाहते हो तो ये जो बच्चा है जिसमें एडिनोसिन डियामाइनेज डेफिशिएंसी हुई है, उसको क्या करोगे आप, इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो blood lymphocytes are cultured outside the body and functional adenosine deaminase complementary DNA is then introduced into the lymphocyte। अब ये जो बच्चा है, लेट्स से कि ये बेबी है एक, है ना, ये बेबी है, इस बेबी को ये भाई डिफिशियंसी है एडिनोसिन डियामाइनेज। आप क्या करोगे, इसके लिम्फोसाइट बाहर निकालोगे, इस लिम्फोसाइट के अंदर एक फंक्शनल एडिनोसिन डियामाइनेज बनाने वाला डीएनए इंट्रोड्यूस कर दोगे। ये देखो आपने यहाँ पे फंक्शनल डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया है, सही है। अब ये जो डीएनए आप इंट्रोड्यूस करोगे, इसके लिए किसकी मदद लोगे? अगर प्लांट सेल के अंदर आप जेनेटिक मटेरियल को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो एग्रोबैक्टीरियम का यूज करते हो। यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन सेल की, तो यहाँ पे आप यूज करोगे रेट्रोवायरस का। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे देखो हम रेट्रोवायरस का यूज करेंगे। और आपको डीएनए डालना है, कौन सा डीएनए डालोगे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इट इज कॉल्ड एज अ cDNA। इसका लॉन्ग फॉर्म में पूछा गया था बेटा, इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है? इट इज अ डीएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट इन अ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बेसिकली आरएनए का यूज करके इस पर्टिकुलर डीएनए को बनाया जाता है, कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजर्ड लिम्फोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स आर नॉट मोर्टल। आपने क्या किया था, बच्चे से लिम्फोसाइट निकाला, उसके अंदर जीन डाल दिया और लिम्फोसाइट भाई कल्चर में ग्रो करे और लिम्फोसाइट फिर से उस बच्चे को दे दिए। अब होता क्या है, वो बच्चे में एडिनोसिन डियामाइनेज एंजाइम बनेगा, लेकिन कुछ ही समय के लिए बनेगा क्योंकि लिम्फोसाइट मर जाते हैं बेटा। तो परमानेंट क्योर तो ये भी नहीं हुआ, तो परमानेंट क्योर कब मिलेगा? परमानेंट क्योर आपको तब मिलेगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? इन्फ्यूज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर आपको पहले ही पता चल जाता कि ये जो बेबी है, इस बेबी को एडिनोसिन डियामाइनेज डेफिशिएंसी होने वाली है, तो तभी के तभी जब ये बच्चा पेट में है, तभी के तभी लिम्फोसाइट को बाहर निकाल के अच्छे वाले लिम्फोसाइट डाल दो, तो वो लिम्फोसाइट बॉडी का पार्ट बन जाते हैं और फिर जीन कंटेनिंग ही लिम्फोसाइट आगे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। सो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप दोगे तो ये परमानेंट क्योर हो जाता है, अदरवाइज दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर, सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड्स क्या करते हैं, ये कुछ मेथड्स है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ये मेथड क्या करते हैं बेटा, ये मेथड अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ये अर्ली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, ये अर्ली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज, क्योंकि बाकी तो कई सारे आपके पास तरीके हैं जिसके थ्रू आप
डिसीजेस को डायग्नोस कर सकते हो। लेकिन आप बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना चाहते हो तो आप इन टेक्निक का यूज कर सकते हो। कौन सी टेक्निक है आपके पास? यहाँ पे टेक्निक है, टोटल 3 टेक्निक दी गई है। एक टेक्निक है पॉलीमर, एक टेक्निक है प्रोब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या करते हैं, हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए लेते हैं। ओके, तो मान लो कि ये एक नॉर्मल जीन है, लेट से कि ये एक सिकल सेल नॉर्मली हीमोग्लोबिन बनाने वाला ये एक जीन है, सही है। तो इसके भाई अपने इसके पास यहाँ पे अपने एक जेनेटिक कोड होगा। ओके भाई साहब, नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करने में क्या करते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ पे क्या किया जाता है। सो प्रोब इज हाइब्रिडाइज्ड टू इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली ये नॉर्मल जीन है तो नॉर्मली आप एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हो। देखो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हो जो कि रेडियो एक्टिव है। ये आपने लैब में बनाया, ये देखो लैब में बनाया आपने। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपने बना के रखा है। फिर क्या करोगे, इसको जब आप इसके पास लाओगे तो ये इस तरीके से इसके साथ अटैच हो जाएगा, सही बात है। ओके, सो प्रोब हाइब्रिडाइज टू इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये देखो हाइब्रिडाइज हो गया। और फिर क्या होता है, हाइब्रिडाइज प्रोब इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग ऑटो रेडियोग्राफी। नॉर्मली ये चीज आपको रेडियोग्राफी में दिख जाएगी। लेकिन जिसके पास ये नॉर्मल जीन नहीं है, मान लो कोई एक अलग पर्सन है जिसके पास, जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, उसके पास ये नॉर्मल जीन है ही नहीं बेटा। उसके पास यहाँ पे ये तो नॉर्मल जीन है ही नहीं, उसमें क्या हुआ है कि ये जो जेनेटिक कोड है वो तो चेंज हो चुका है जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। लेट से कि इस तरीके से यहाँ पे जेनेटिक कोड चेंज हो चुका है ना। लेट से जेनेटिक कोड यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो चुका है। ओके, इस तरीके से चेंज हो चुका है। अब क्या होगा, अब ये जो प्रोब है इसके साथ हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा नहीं, ये तो म्यूटेट हो चुका है जेनेटिक कोड, है ना। तो ये इसके साथ यहाँ पे हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा। हाइब्रिडाइज नहीं होगा तो ये रेडियोग्राफी में दिखेगा नहीं, ये पॉइंट है यहाँ पे। सो प्रोब कैन नॉट बाइंड विद द म्यूटेटेड जीन। अगर किसी को जीन है म्यूटेटेड तो वो प्रोब हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा एंड इट डू नॉट अपीयर इन ऑटो रेडियोग्राफी। उल्टी चीजें है ना। और नॉर्मल अगर किसी के पास जीन है तो प्रोब ऑटो रेडियोग्राफी में अपीयर होता है। ये प्लीज नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। इसको भी विजुअल के थ्रू C3 सीरीज में बताया गया है। Now next is called as polymerase chain reaction. PCR can detect very low concentration of a pathogen even when the symptoms of the disease are not yet visible. मान लो किसी को HIV का इन्फेक्शन हुआ है, एक मान लो बहुत कम आरएनए वायरस है उसके बॉडी में, HIV के वायरस बहुत कम क्वांटिटी में है। अब क्या होता है, पीसीआर क्या करता है बेटा, पीसीआर आपको तो पता ही है, पीसीआर भाई एम्प्लीफिकेशन कर देता है। पीसीआर क्या करता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो तो बहुत कम क्वांटिटी में आपके बॉडी में, आपका ब्लड लेंगे, उस ब्लड में अगर वायरस है उसको हम क्या करेंगे, पीसीआर के थ्रू उस वायरस को एम्प्लीफाई कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि देखो भाई वायरस है। सो पीसीआर इज यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। इट डिटेक्ट द म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। ये पॉइंट ह्यूमन हेल्थ डिसीज में भी दिया है। मान लो कोई एक लेडी है, उसको ओवरी का कैंसर हुआ है, फिर उसकी बेटी है, उसको भी हो सकता है। आप क्या करोगे, उसमें पीसीआर टेक्निक का यूज करके पहले भी पता लगा सकते हो कि उसकी जो लड़की है उसको कैंसर हो सकता है और आप अकॉर्डिंगली उसको एडवाइस कर सकते हो। तो पीसीआर हेल्प करता है भाई आपकी। पीसीआर आइडेंटिफाइज मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में पीसीआर आपकी हेल्प करता है। पीसीआर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आपकी हेल्प कर देता है, इंपॉर्टेंट चीज है। एलाइसा enzyme linked immunosorbent assay is based on the principle of antigen antibody interaction। सही है, इट कैन डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडीज एंड इट डिटेक्ट्स द एचआईवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे कि ये एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकता है या तो फिर उसके एंटीबॉडी के डिटेक्ट करेगा। और इस तरीके से हम इन टेक्निक का यूज करते हैं फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज। सही है। अब कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल आपने प्लांट बनाया, बीटी कॉटन, आपने टोबैको का प्लांट बनाया मॉडिफाई करके। ऐसे कोई एनिमल भी है जिनको आपने मॉडिफाई किया है? बिल्कुल है। एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess and express an extra gene are known as transgenic animal। इनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं जिनका हमने मॉडिफाई कर दिया है जीन। ओवर 95% ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। देखो हमारा जो डीएनए है माइस के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो हम क्या करते हैं, माइस के जीन को अल्टर कर करके वेरियस डिसीजेस को हम स्टडी करते हैं। तो हमने जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए उनमें से 90% से भी ज्यादा एनिमल्स ये भाई चूहे हैं, है ना। इनको क्यों मॉडिफाई किया गया, व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द पर्पस टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स? टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। देखो हमें कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को हमें स्टडी करना है, हमारे बॉडी में उसके ऊपर क्या असर आता है। तो हमने क्या किया, हम भाई ये प्रोड्यूस करने वाला जीन चूहे के इसमें डाल दिया, चूहे को बोला तू इसको बना,
राइट, ताकि अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाए तो क्या होता है ये हमें पता चले। तो ऐसे इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हो, राइट। तो स्टडी द डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज, टू स्टडी द डिसीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये जो डिसीज है इनको अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आप माउस को मॉडिफाई कर दो, राइट। तो बिल्कुल मतलब आपने कोई नई दवाई बनाई तो क्या करोगे, पहले तो माउस में सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन इंट्रोड्यूस करोगे, उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा, फिर उसको वो इंजेक्शन दोगे नॉर्मल जो उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस क्योर करता है, देखोगे कि क्योर होता है या नहीं होता है, ताकि आप ह्यूमंस में भी वो डिसीज को क्योर करने के लिए उस इंजेक्शन का यूज कर सको। ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, राइट। अब इन एनिमल्स को इन एनिमल्स से आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी डिराइव कर सकते हो, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसेमा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसेमा, सही है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, अब हमने क्या किया है, इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई जिसका नाम है रोजी। रोजी क्या करती है, रोजी एक ऐसा मिल्क हमें देती है जिसमें अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन ज्यादा है, राइट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी ऑल्सो, तो अलग अलग डिसीजेस, अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग बॉडी की फिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है ना। कुछ इथिकल इशू है यार, अब क्या होगा कि ऐसा नहीं होता कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने मॉडिफाई कर दिया और छोड़ दिया खुला, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बायोडायवर्सिटी इससे अफेक्ट हो सकती है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, दैट इज जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जीईएसी, ऐसी इस कमिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई कर सको आप, राइट। गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी भाई मतलब क्या है कि आपने कोई एक चीज बनाई, लेट्स से कि आपने खुद मोबाइल बनाया, आपने जो मोबाइल बनाया ये कोई और उसकी कॉपी करके उसको बेच रहा है, इट इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी, कि बेसिकली वो जो प्रोडक्ट था वो आपका था लेकिन कोई और उसका पायरेटेड वर्जन बाहर बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी भाई यूएस ने करी थी। यूएस ने क्या किया था, जैसे हमारे पास राइस की 2 लाख वेराइटी है। अब एक और चैप्टर है जिसका नाम है डाइवर्सिटी, जो अपना चैप्टर है इकोलॉजी में, वहां पे दिया है कि राइस की 20,000 वेराइटी होती है, यहाँ पे दिया 2 लाख वेराइटी होती है। सो लेट्स गो विद द 20,000 वेराइटी, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 लाख दिया तो जानबूझ के 2 लाख लिखा है। ऐसा सवाल नहीं आएगा कि राइस की वेराइटी 2 लाख होती है 20,000 होती है, इतना ये सवाल आएगा कि किसकी ज्यादा होती है। तो राइस की बहुत सारी वेराइटी हमें दिखाई देती है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी वेराइटी है राइस की। एक हमारे पास बासमती राइस है जिसका अपना एक एरोमा होता है, एक सुगंध आती है। यूएस ने क्या किया, उस राइस का यूज करके सेमी डॉर्फ वेराइटी के साथ उसको क्रॉस कराया, एक नई प्रोजीनी बनाई, उसमें भी अब एरोमा आ गया। यूएस ने कहा कि भाई देखो एरोमा वाला राइस हमारा राइस है, आप नहीं बेच सकते। फिर हम इसे कहते हैं बायोपायरेसी, राइट, अपना प्रोडक्ट चुरा लिया। फिर अपन इंटरनेशनल कोर्ट में गए, हमने बताया कि भाई बासमती राइस तो हम हजारों सालों से यूज कर रहे हैं, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा है। तो देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स हैड बायोपैरिटी इंडियन ओरिजिन बासमती राइस फॉर इट्स एरोमा, राइट। तो ये चीज उन्होंने की थी। ऐसे टर्मरिक जो है अपना नीम जो है, इनका उन्होंने कहा था कि इनके पास अपनी एक मेडिसिन वैल्यू है। तो ये तो हमें सालों से पता है भाई, अपन हल्दी लगा देते हैं। तो हमने कहा यूएस ये तुमको तो अभी पता था, हम सालों से यूज कर रहे हैं कि अगर हल्दी लगा देते हैं कहीं पे लग जाता है तो वो जख्म ठीक हो जाती है। तो उन्होंने इसके ऊपर भी क्लेम किया दिया, तो वो ट्राई कर रहे थे कि उसके बायोपायरेसी कर ले, तो लेकिन अपन ने उनको हटा दिया, राइट। सो इस तरीके से ये बेहतरीन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। मस्त इसको मस्त रिवाइज करो, टेलीग्राम चैनल में जाके इसको अभी से अभी डाउनलोड करो और फोड़ दो भाई एग्जाम को, राइट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। लव यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।